नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 24 दिसंबर और आज की जो भी इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। और ये कथन है दलाई लामा जी का। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के पोत अंशद्वीप का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोचिन शिपयार्ड, बी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी आज की पहली न्यूज को। तो न्यूज है, इंडिया पेज $450 मिलियन टू एड श्रीलंका रिकवरी। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है। साथ ही साथ ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज देने की घोषणा की है। इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो में इसकी घोषणा की, जो भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक माना जा रहा है। इसमें जो है कि $350 मिलियन की रियायती ऋण रेखाएं और $100 मिलियन का अनुदान भी शामिल है। और ये पैकेज नवंबर 2025 के अंत में आए चक्रवात दितवा के विनाश से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए है, जिसमें कि 643 मौतें और सैकड़ों विस्थापित हुए। आपको बता दें कि चक्रवात जो है वो 28 नवंबर 2025 को आया। तब भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। भारतीय सैन्य टीमों ने 2 सप्ताह से अधिक राहत कार्य किए, जिसमें दूरदराज के जलमग्न इलाकों में बचाव शामिल था। अस्पताल स्थापित कर 8,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा दी गई। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कोलंबो की उनकी यात्रा की सराहना की, क्योंकि यह चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका के प्रति भारत की अटूट एकजुटता को रेखांकित करती है। साल 2022 में जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी और ऐतिहासिक रूप से संप्रभु ऋण चूक की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब भारत द्वारा ऋण लाइनों के माध्यम से दी गई $4 अरब की अभूतपूर्व सहायता का उल्लेख किया गया। और इसी के साथ श्री जयशंकर की यात्रा में चल रहे और आगे के सहयोग पर द्विपक्षीय चर्चा भी शामिल की गई थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, मैटरनल मॉर्टेलिटी ड्रॉप्ड एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज रोज टू 89% सेज हेल्थ मिनिस्टर। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 89% तक हो गई, जिससे कि प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई और उसके बाद ये बयान दिया गया। और इसी के साथ बैतूल जिले में भी एक अन्य मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी गई। और आपको बता दें कि ये दोनों कॉलेज जो हैं वो PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित होंगे। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना से बैतूल और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आपको बता दें कि 20वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान था और अब यहाँ पर 23 संस्थान है और 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज इनकी संख्या 819 है। वहीं धार और बैतूल को मिला दिया जाए तो वर्तमान में कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या 821 हो गई है। धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण क्रमशः 260 करोड़ रुपए और बैतूल में 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया। और राज्य में वर्तमान में 33 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें की 19 जो है वो सरकारी संस्थान शामिल है। अब समझ लेते हैं कि मातृ मृत्यु होती क्या है। तो मातृ मृत्यु वह मृत्यु है जो किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था समाप्त होने के 42 दिनों के अंदर होती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो। यदि मृत्यु का कारण गर्भावस्था या उसके देखभाल से संबंधित है, लेकिन अकस्मात या अप्रासंगिक कारणों से नहीं। मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है। और आपको बता दें कि ये 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में प्रति लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु की संख्या है। और इस लिहाज से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, RBI अनाउंसेस फ्रेश मेजर्स टू इंजेक्ट 2.90 लाख करोड़ रुपी लिक्विडिटी। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए नए कदम घोषित किए हैं, जिसके तहत भारत सरकार की प्रतिभूतियों की कुल 2 लाख करोड़ रुपए की
जो है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन खरीद नीलामी और 3 साल की अवधि के लिए $10 बिलियन की डॉलर स्वैप नीलामी आयोजित करने की घोषणा की गई है। वहीं सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद जो है वो 29 दिसंबर, 5 जनवरी 2026, 12 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 को होने वाली है। 50,000 करोड़ रुपए की 4 किस्तों में की जाएगी, जबकि डॉलर रुपया स्वैप नीलामी 13 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं विश्लेषकों के अनुसार ये नए उपाय बैंकिंग प्रणाली में रुपए की तरलता बढ़ाने के साथ साथ डॉलर की अतिरिक्त तरलता को भी कम करेंगे, जिसके कारण डॉलर रुपए के फॉरवर्ड प्रीमियम में वृद्धि हुई मानी जाती है। साथ ही इस उपाय से घटते डॉलर भंडार को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो बैंकिंग प्रणाली में रुपए की तरलता बढ़ाना है, बाजार में डॉलर की अधिकता को कम करना है, डॉलर रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम में वृद्धि करना है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में मदद करेगा। और इसी के साथ आरबीआई के आंकड़ों की माने तो उसके अनुसार रुपए की गिरावट को रोकने के लिए उसने अक्टूबर 2025 में अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में $11.88 बिलियन की शुद्ध बिक्री की थी। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, जापान क्लियर्स लास्ट मेजर हर्डल टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट इन निगाटा। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये न्यूज़ क्या है, इसे पूरे विस्तार से समझ लेते हैं। तो जापान के निगाटा प्रांत ने काशिवाजाकी कारिवा परमाणु संयंत्र के 2 रिएक्टर नवंबर 6 और 7 को फिर से शुरू करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि यह संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। वहीं 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद यह संयंत्र जो है वो 1 दशक से अधिक समय के लिए बंद हो गया था। अब वर्तमान परमाणु स्थिति की बात कर ले, जापान में तो कुल वाणिज्यिक रिएक्टर 57 है। वर्तमान में चालू 13 ही हैं, अस्थायी रूप से बंद है 20 और स्थायी रूप से बंद किए जा रहे हैं 24। अब ये जो पूरा कदम है वो ऐसे समय पर उठाया गया जब वैश्विक ईंधन बाजार अस्थिर हो गए और जापान की जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता चिंता का विषय बन गई है। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि को भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो काशिवाजाकी कारिवा संयंत्र टोक्यो से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और 2011 में फुकुशिमा दाइइची हादसे के बाद पूरे देश में 54 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया गया था। अब इसे फिर से दोबारा चालू करने की योजना बनाई जा रही है और TEPCO अगले 10 वर्षों में सुरक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश करेगा। आपको बता दें कि जापान की परमाणु नीति में यह बदलाव उसकी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं से जुड़ा है और देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG और कोयले का आयात करता है। वहीं परमाणु ऊर्जा एक कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा स्रोत मानी जाती है और TEPCO कंपनी फुकुशिमा दाइइची और काशिवाजाकी कारिवा दोनों संयंत्र संचालित करती है। गौरतलब है कि वर्तमान में जापान के 60 से 70% बिजली जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है। सरकार का लक्ष्य 2040 तक इस निर्भरता को कम करके परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी को 20% तक लाना है। काशिवाजाकी कारिवा का पुनः संचालन इस दीर्घकालिक योजना का प्रमुख हिस्सा है जो ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य दोनों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ के साथ। तो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर विनोद कुमार शुक्ल पासेस अवे, ये टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम विस्तार से समझ लेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया। 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था और पिछले 50 वर्षों से ये साहित्य के कार्य में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इनकी पहली कविता संग्रह जो लगभग जय हिंद थी, जिसे कि 1971 में प्रकाशित किया गया था। और इनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और कविता से लंबी कविता, और इसी के साथ खिलेगा तो देखेंगे, इनके जो है वो प्रमुख उपन्यास है। और आपको बता दें कि नौकर की कमीज पर जो है वो मणि कॉलनी इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। वहीं शुक्ल की लेखन शैली को जादुई अर्थातवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधारण जीवन की गहरी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। इनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिनमें कि अंग्रेजी, जर्मन, इतालवी, मराठी और मलयालम शामिल हैं। इन्हें पूर्व में कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें शामिल है साहित्य अकादमी पुरस्कार, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, पेन अमेरिका, नाबोकाव अवार्ड आदि। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी बात कर लेते हैं, जिससे कि इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए दिया जाता है और इसे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना साहित्य प्रेमी उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रामेश्वरी देवी जैन ने की थी।
इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और प्रथम पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। साथ ही साथ नगद राशि 11 लाख रुपए दी गई थी और अन्य सम्मान वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस कृति से मानी जाती है? ऑप्शन है, ए कविता से लंबी कविता, बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, सी लगभग जय हिंद, या डी नौकर की कमीज। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।